हेलो एंड वेलकम टू जेम कम यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ बबीता शर्मा। और आज हम बायोटेक 2020 आईआईटी जेम का पेपर सोल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज कोज फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाता है। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट फिनाइल एलानिन टू। अब देखो, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है, जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है किसी पर्सन को तो फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसऑर्डर हो जाता है, और ये डिसऑर्डर एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सो ये कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। ये कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। नेक्स्ट, टी सेल्स एंड बी सेल्स आर, देखो ये सेल्स है, ये रिलेटेड है ब्लड से, ये रिलेटेड है ब्लड से। एपिथेलियल सेल भी नहीं हो सकती, स्क्वेमस सेल्स भी नहीं हो सकती। टी एंड बी सेल्स होती है व्हाइट ब्लड सेल्स में, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स भी जिसे कहते हैं। ये क्या करती है, जब भी कोई डिजीज होती है उसके अगेंस्ट फाइट करने का काम करती है। तो टी एंड बी सेल्स आर लिम्फोसाइट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in humans the testis temperature is maintained below the core body temperature with the help of, देखो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो मेल में टेस्टिस होती है उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। तो ऑप्शन है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये होता है किडनी में बोमेन कैप्सूल के पास। उसके बाद आता है लोप ऑफ एनल, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी किडनी में ही है। सेमिनल वेसिकल्स, ये भी नहीं। मेन है यहाँ पे स्क्रोटम। स्क्रोटम रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो मिनिमम रखता है स्क्रोटम। तो स्क्रोटम इज द राइट आंसर एंड यहाँ पे लिम्फोसाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रोटीन दैट हेल्प अदर प्रोटीन्स टू फोल्ड करेक्टली, कि कोई प्रोटीन है वो दूसरे प्रोटीन की हेल्प कर रहा है उसको कंप्लीटली फोल्ड करने के लिए, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टार्ट करते चैप्टर से। जैसे कि ये कोई प्रोटीन है, ठीक है, ये कोई प्रोटीन है और यहाँ पे ये है चैप्रोन्स, यहाँ पे ये फिर प्रोटीन। चैप्रोन्स क्या करता है, चैप्रोन्स प्रॉपर फोल्डिंग करवाता है प्रोटीन्स की। तो नेक्स्ट स्टेप में जब ये चैप्रोन होंगे तो ये इसकी प्रॉपर ऐसे फोल्डिंग करवा देंगे, एंड जब प्रॉपर फोल्डिंग हो जाएंगे तो ये चैप्रोन से बाहर हो जाएंगे, चैप्रोन। तो करेक्ट आंसर इज चैप्रोन। एंड प्रोटियोसोम क्या होता है, अब प्रोटियोसोम ये क्या करता है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन का काम करता है। यूबिक्विटिन एंड प्रोटियोसोम ये प्रोटीन की डिग्रेडेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्मोसोम। डिस्मोसोम सेल टू सेल अडहेरेशन का काम करते हैं, ठीक है, सेल टू सेल अडहेरेशन का काम करते हैं। एंड चैप्रोन क्या करते हैं, प्रॉपर फोल्डिंग का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ड्यूरिंग माइटोसिस। सबसे पहले माइटोसिस क्या होती है, जब एक सेल दो में डिवाइड हो जाती है, दैट इज माइटोसिस, दैट इज माइटोसिस। तो सबसे पहला फेज आता है प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर डीएनए है वो कंडेंस्ड हो जाता है, वो कंडेंस्ड हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम ये ऐसे बीच में आना स्टार्ट हो जाते हैं ताकि सेपरेशन हो जाए, ठीक है। एनाफेज में आके इनका प्रॉपर सेपरेशन हो जाता है, प्रॉपर इनका सेपरेशन हो जाता है। टीलोफेज में आके ऐसे, टीलोफेज में ये प्रॉपर सेपरेशन होने के पीक पॉइंट पे होते हैं। एंड नेक्स्ट आता है साइटोकाइनेस, जहां पे ये दो जो डॉटर सेल्स है इनका प्रॉपर डिवीजन हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वायरसेस कैप्सिड आर मेड अप ऑफ, कैप्सिड आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। कैप्सिड प्रोटीन की बनी होती है। कॉमन क्वेश्चन है ये, तो वायरस में जो कैप्सिड होती है वो प्रोटीन्स की बनी होती है। नेक्स्ट, कॉमन कंपोनेंट इन क्रस्टेशियन एक्सोस्केलेटन एंड फंगल सेल वॉल इज, देखो जो लिग्निन है
जो लिग्निन है या फिर सेलुलोज है, ये तो प्लांट सेल से रिलेटेड होगी। पेप्टाइडोग्लाइकिन की जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया में होती है, वो बैक्टीरिया में होती है। तो बच गया कौन, काइटिन। और काइटिन जो होता है वो होमोपोलीसेकेराइड है, काइटिन होमोपोलीसेकेराइड होता है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन इज, करेक्ट सीक्वेंस सबसे पहले एल्गी आई, उसके बाद ब्रायोफाइटा इंक्लूड करते हैं, उसके बाद फर्न्स एंड देन जिम्नोस्पर्म, तो सॉरी एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म। ओके, उसके बाद match the deficiency condition in group 1 with the corresponding vitamins। इसमें सबसे पहले है बेरी बेरी। बेरी बेरी होता है विटामिन बी की वजह से, विटामिन बी की वजह से होता है बेरी बेरी। उसके बाद स्कर्वी, स्कर्वी ये होता है बी की, विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से। स्कर्वी होता है विटामिन सी की वजह से। और बर्थ डिफेक्ट किसे कहते हैं, जब बेबी बोर्न होता है तो उसके बॉडी के पार्ट्स में कहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे हार्ट में, ब्रेन में, वो होता है बर्थ डिफेक्ट। तो वो होता है फोलिक एसिड की वजह से, फोलिक एसिड की वजह से। और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि किसी को रात को अगर सही से ना दिखे, विजन उसका सही से ना हो रात के टाइम, तो वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो बेरी बेरी होता है थायमिन की वजह से, बेरी बेरी इज रिलेटेड टू थायमिन। स्कर्वी विटामिन सी की वजह से, जिसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक। बर्थ डिफेक्ट होता है मैंने बताया फोलिक एसिड की वजह से। नाइट ब्लाइंडनेस आती है रेटिनोल, विटामिन ई। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, eutrophication refer to an aging process from a low production ecosystem to high production ecosystem due to availability of excess nutrient। देखो जब कोई स्टार्टिंग में चीज होती है तो वो बिल्कुल फ्रेश चीज होती है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह इतना कुछ नहीं होता है। बट जैसे जैसे उसका एजिंग टाइम आने लग जाता है, वो पुरानी होने लग जाती है, तो उसमें एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही काम यूट्रोफिकेशन में होता है। पहले कोई थी लो प्रोडक्शन इकोसिस्टम था, उसके बाद वो हाई प्रोडक्शन इकोसिस्टम में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सेस अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स है वो उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट, यूट्रोफिकेशन रेफर टू एन एजिंग प्रोसेस फ्रॉम ए लो प्रोडक्शन इकोसिस्टम टू हाई प्रोडक्शन इकोसिस्टम ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, मैच द एंजाइम्स इन ग्रुप 1 विद द कोरेस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट इन ग्रुप 2। अमाइलेज, अमाइलेज में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हमने किया था, तो अमाइलेज में क्या होता है कि हम स्टार्च खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं। तो अमाइलेज रिलेटेड टू स्टार्च। उसके बाद पैप्सिन, पैप्सिन, पैप्सिन रिलेटेड टू प्रोटीन, पैप्सिन रिलेटेड टू प्रोटीन। लाइपेज, लाइपेज रिलेटेड टू फैट, फैट को डिग्रेड करने का काम करते हैं ना, तो रिलेटेड टू फैट। एंड राइबोसोम रिलेटेड टू राइबोसोम, आरएनए। सो इसमें होगा 4 अमाइलेज का हो गया स्टार्च, पैप्सिन का हो गया प्रोटीन, लाइपेज का हो गया फैट, एंड राइबोसोम का हो गया आरएनए। So B answer is right. B option is right. Okay. अब next. In ABO blood group testing, which one of the following is incorrect? Which one of the following is incorrect? A group agglutination with anti-A antibodies. Yeah. जब A group होता है तो उसमें क्या होता है?
ए ग्रुप है। एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन का मतलब होता है जो ब्लड पार्टिकल्स होते हैं ना उनका क्लम्पिंग होना, एग्लूटिनेशन कहलाता है। एंटीबॉडी, तो जो ए ग्रुप होता है उसमें होती है ए एंटीबॉडी, ठीक है। बी ग्रुप है तो उसमें होगी बी एंटीबॉडी। ओ ग्रुप वैसे ही रिसेसिव है तो उसमें कोई एग्लूटिनेशन होगी नहीं, विद आइदर ए एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज, ये भी सही है। ए बी ग्रुप में कोई एग्लूटिनेशन नहीं होता है बिकॉज ये रिसेप्ट है। ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर है और ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रिसेप्ट है, तो उसके अंदर कोई एग्लूटिनेशन, नो एग्लूटिनेशन विद आइदर एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज नहीं, क्योंकि वो क्या है, एक यूनिवर्सल रिसेप्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वो ओ से भी ले सकता है, वो ए बी से भी ले सकता है, वो ए या बी से भी ले सकता है। उसके बाद मैच द आरएनए इन ग्रुप 1 विद देयर कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन इन ग्रुप 2, कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन इन ग्रुप 2 इसमें है एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये काम क्या करता है, ये स्प्लाइसिंग का काम करता है, बट स्प्लाइसिंग भी किसकी, इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग का काम करता है एसएनआरएनए, तो इसको इसमें इंक्लूड कर। उसके बाद पीआईआरएनए, पीआईआरएनए क्या करता है, ये जर्म्स लाइन की प्रोटेक्शन का काम करता है, ये जर्म्स लाइन की प्रोटेक्शन का काम करता है पीआईआरएनए। उसके बाद एसएनओआरएनए, एसएनओआरएनए क्या काम करता है, आरएनए की प्रोसेसिंग का, आरएनए की प्रोसेसिंग का काम करता है एसएनओआरएनए। और एसआईआरएनए काम करता है सिलेक्टेड, ये क्या करेगा एसआईआरएनए, कोई एक टारगेट साइट पे एमआरएनए होगा उसको डिग्रेड करेगा जाके, बस। तो एसएनआरएनए का काम हुआ आरएनए की स्प्लाइसिंग करना, इंट्रॉन की। पीआईआरएनए क्या करता है, इसकी जो जर्म्स लाइन होती है उसके प्रोटेक्शन का काम करता है। और एसएनओआरएनए करता है आरआरएनए की प्रोसेसिंग का, आरआरएनए की प्रोसेसिंग का। और एसआईआरएनए क्या करता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आरएनए की डिग्रेडेशन करेगा। उसके बाद match the type of bacterial flagella in group 1 with their definitions in group 2। क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखो मोनोट्राइकस, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, पैरी का मतलब पूरे सरफेस पर, और लोफी का मतलब होता है जैसे ये सेल है इसके एक पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा फ्लैजला। एम्फी का मतलब होता है हाफ हाफ, एक यहां और एक यहां। तो मोनोट्राइकस मतलब ए सिंगल पोलर फ्लैजला। पेरीट्राइकस का मतलब उसकी पूरी बॉडी पे, तो फ्लैजला डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सेल्स। लोफोट्राइकस का मतलब एक ही पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा फ्लैजला हो। एम्फी का मतलब दो पोल्स है सेल की, उसके इस पॉइंट पे भी फ्लैजला और इस पॉइंट पे भी फ्लैजला, ये होता है एम्फीट्राइकस। उसके बाद match the disease in group 1 with their causative organism in group 2। सिफेलिस, सिफेलिस जो होता है डिजीज वो होती है क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजियंस की वजह से, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजियंस की वजह से। सॉरी हाँ, जो सिफेलिस है वो होगी ट्रिपेनोमा पैलिडियम की वजह से। उसके बाद है बैसिलरी डायंसिटी, बैसिलरी डायंसिटी होती है साइजिला डायंसिटी से, इसी नाम से पता चल रहा है डायसेंट्रीज। जो बैसिलरी डायंसिटी है वो सिजिला डायंसिटी की वजह से होती है। गैस गैंग्रीन होगी क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजियंस की वजह से। हुपिंग कफ रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी, तो हुपिंग कफ होगा बोर्डेटिला पर्ट्यूसिस, वेरी इंपॉर्टेंट।
सो सिफेलिस हुई ट्रिपोना पैलिडियम की वजह से, बेसिली डेंसिटी हुई सिजिला डेंसिटी की वजह से, गैस गैंग्रीन related to Clostridium perfringens, and whooping cough related to Bordetella pertussis. So D option is right. Determine the correctness or otherwise of the following assertion A and the reason are. assertion A कहता है कि लैक ओप्रेन एक इंड्यूसिबल ओप्रेन है। इंड्यूसिबल ओप्रेन है क्यों? क्योंकि देखो जो लैक ओप्रेन है जैसे ही किसी रिप्रेशर के साथ बाइंड होते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा, लेकिन जब इस लैक ओप्रेन को मिलता है कोई इंड्यूसर मिलता है तो ये ऑन हो जाता है। तो ये क्या हो गया? एक इंड्यूसिबल ओप्रेन है। रीजन आर कहता है लैक ओप्रेन इज नॉट इंड्यूस्ड व्हेन द रिप्रेशर प्रोटीन रिमेन्स बाउंड टू ऑपरेटर डीएनए सीक्वेंस। ये भी सही है क्योंकि जब रिप्रेशर बाउंड होगा ऑपरेटर के साथ तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और जब कोई ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो कोई एमआरएनए फॉर्मेशन नहीं होगी। ये दोनों आंसर सही है, बट ये आर वाला इसको कोई करेक्टनेस नहीं दे रहा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर ए, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन ही नहीं बता रखा कि लैकोप्रेन है वो रिप्रेशर से बाइंड है तब ऑफ हो रहा है। इसमें तो ऑपरेटर का नाम दे रखा है कि वो जब इसके साथ बाइंड होगा तो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगी तो एमआरएनए कैसे बनेगा, ऐसा कुछ नहीं बता रखा। सो राइट आंसर इज बी। Which of the following is auxin? 1-naphthalene acetic acid, indole 3-butyric acid, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid, indole 3 acetic acid। ये चारों के चारों ही ऑक्सिन्स हैं, ये चारों के चारों ही ऑक्सिन्स हैं। एंड जो इंडोल 3-ब्यूटाइरिक एसिड है एंड इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, ये दोनों नेचुरल ऑक्सिन्स हैं, ये दोनों नेचुरल ऑक्सिन्स हैं। लेकिन जो 1-नैप्थलीन एसिटिक एसिड है और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, ये दोनों के दोनों सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं, ये दोनों के दोनों सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सिन जिसको हम अबंडेंट अमाउंट में यूज करते हैं दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो चारों के चारों ही ऑप्शन करेक्ट है एंड चारों के चारों ही ऑक्सिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। C3 प्लांट द फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ कार्बन फिक्सेशन इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें जो RUBP है, RUBP, और इसमें रूबिस्को की प्रेजेंस में रूबिस्को दो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एक ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे रूबिस्को क्या करेगा? कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से 6 कार्बन कंपाउंड का कोई एक इंटरमीडिएट बनेगा। उसके बाद ये स्प्लिट हो जाएगा 3 कार्बन के कंपाउंड में, और वो 3 कन्वर्ट होगा 3PCA 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, इन C4 प्लांट द फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ कार्बन फिक्सेशन इज ऑक्सैलो एसीटेट। तो जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, कैम प्लांट जो होते हैं क्रैचुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, एंड C4 प्लांट इसमें जो CO2 एक्सेप्टर होता है वो होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये बनाते हैं ऑक्सैलो एसीटेट, और ये भी 4 कार्बन कंपाउंड का होता है। So in C4 plant, the first organic product of carbon fixation is oxaloacetate, is right. Next, crassulacean acid metabolism, जिसको हम शॉर्ट में CAM प्लांट कहते हैं,
occur in succulent plants living in arid condition. arid condition वो कंडीशन होती है जहाँ पे टेम्परेचर हो ज़्यादा एंड वाटर लेवल हो बिल्कुल ही कम, डेजर्ट टाइप। तो वहाँ ये भी डेफिनेशन सही हुई। ऑक्सीजन इज जनरेटेड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ा ऑक्सीजन जनरेट होती है। ऑक्सीजन होती है जब वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं ऑक्सीजन में, O2 में, और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 4 प्रोटॉन होते हैं, 4 प्रोटॉन्स होते हैं। ये ऑक्सीजन चला जाता है एटमॉस्फेयर में और ये चला जाता है जो थाइलाकोइड के अंदर ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती रहती है, वहां पे जाके इसका यूज होगा। और ये 4 प्रोटॉन चले जाते हैं ल्यूमेन के अंदर जहाँ पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट होता है, जहाँ पे ATP सिंथेसिस होती है, वहां पे जाकर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक T सेल। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वैसे तो MSC जो होते हैं वो 3 होते हैं, MSC 1, 2, 3, बट हमारे इम्यून सिस्टम में काम करते हैं MSC 1 एंड MSC 2। ये जो MSC 1 होता है इनको रिकॉग्नाइज करते हैं CD8 और इनको रिकॉग्नाइज करते हैं CD4 और ये प्रेजेंट होते हैं T सेल के सरफेस पे, और ये प्रेजेंट होते हैं साइड वाइज, इनकी हेल्पर सेल्स होती है वहां पर, साइटोटॉक्सिक T सेल। ठीक है, तो MSC 1 ठीक है। T सेल्स रिसेप्टर, कोई T सेल्स है, इसका सरफेस है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लगे होंगे जिसको हम कहेंगे T सेल रिसेप्टर। FCR, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन रिसेप्टर, इनका कोई काम नहीं होता साइटोटॉक्सिक T सेल में। CTL4, इनका काम तो है T सेल्स में, बट जो मेजॉरिटी होती है, वो रेगुलेटरी T सेल्स के लिए है, रेगुलेटरी T सेल के लिए। ये क्या करते हैं, जो इम्यून में सिग्नलिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है, सिग्नलिंग, तो उसमें ये काम करते हैं सेल्स के अंदर। जब ये रेगुलेटरी T सेल्स क्या करती हैं, इम्यून सेल्स को रिप्रेस करती हैं, ये रेगुलेटरी T सेल्स इम्यून सेल्स को रिप्रेस करती हैं, तब ये CTL4 इन्वॉल्व होते हैं। जब ये रेगुलेटरी T सेल्स इम्यून सेल्स को रिप्रेस करने का काम करती है, तब वहां CTL4 इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, सो MSC 1 is right. DNA and RNA are acidic in nature due to the presence of very common। देखो, जो फॉस्फेट ग्रुप पेंटो शुगर तो होगा नहीं ना, नाइट्रोजनस बेस होगा, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजनस बेस। ये कोई शो नहीं कर रहे हैं कि वो एसिडिक नेचर में है, शो कर रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप। क्यों? क्योंकि DNA के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है वो फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में। उसके बाद प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर होते हैं जिसमें एक सेल हो, मल्टीसेलुलर मल्टीपल सेल्स जैसे कि हम हैं, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट्स में आते हैं बैक्टीरिया। तो जो प्रोटोजोआ है वो रिलेट होता है प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा में आ जाता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटिस्टा में 2 मेन पॉइंट है कि प्रोटिस्टा वाले जो मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होंगे एंड यूकैरियोटिक भी होंगे। सो राइट आंसर इज C and A. It is the common feature of protozoa that they are unicellular and eukaryotic. Which of the following is are correct? Both glucose and fructose have the same molecular formula. Yeah, even glucose, fructose, galactose तीनों का ही सेम फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला है C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। C6H12O6 फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। C6H12O6
लैक्टोज का फॉर्मूला, इन तीनों का ही फॉर्मूला सेम होता है, तो ये राइट हुआ। उसके बाद है द पोजीशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डिफर इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसमें क्या होगा, अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो ग्लूकोज डबल बॉन्ड ओ एच एच ओ एच ओ एच एच सेम आगे एच ओ एच, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। उसके बाद अगर हम देखें फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज में डिफरेंस आ जाता है, इस पोजीशन पे आगे सेम है, सो यहाँ पे ऑक्सीजन है इस पोर्शन पे फर्स्ट कार्बन पे, और यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे। सो पोजीशन जो है ऑक्सीजन की एंड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की डिफरेंट होती है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर, सो ये भी सही है। उसके बाद है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू फ्रक्टोज, एंड जो फ्रक्टोज होती है वो मोस्ट सोल्यूबल शुगर में आती है, मोस्ट सोल्यूबल शुगर। सो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी तो हुई नहीं, तो ये गलत है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, बट एग्जाम्पल पे देखें तो सुक्रोज है जैसे, वो एक डाइसेकेराइड है। सुक्रोज डाइसेकेराइड है बिकॉज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलके बनाता है सुक्रोज, ये मोनोसेकेराइड प्लस मोनोसेकेराइड मिलके बनाया डाइसेकेराइड। तो करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड डी। Which of the following can function as signaling molecule in the human nervous system? दो ही मेन गैसेस का यूज होता है ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में, एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सेकंड लास्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। द जनरेशन टाइम ऑफ ई कोलाई, जो जनरेशन टाइम है ई कोलाई का वो मेंशन किया हुआ है 20 मिनट, 20 मिनट्स। If there are 10⁶ E. coli present in an exponentially growing synchronous culture, then the average time required to obtain a final population. So final population है ये, और जो हमें दी हुई है, so यहाँ पे लिखेंगे NO से मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन है 10⁶, एंड फाइनल पॉपुलेशन दी हुई है 4 × 10⁶। तो इसका फॉर्मूला होता है log NO माइनस log NF बाय log 2। वैल्यू पुट करते हैं 10⁶ माइनस 4 × 10⁶ बाय log 2 की वैल्यू होती है 0.3। तो 10⁶ जो है यहाँ पे आ जाएगा 6.6 माइनस 6, सॉरी हाँ यहाँ पे आ जाएगा
6 माइनस 6.6 बाई 0.3 और यहाँ से आ जाएगा 0.6 बाई 0.3, इनको काटेंगे तो आ जाएगा 2 और टाइम मेंशन किया गया है 20 मिनट्स। जब ये जो हमारा आया है 2, जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो आ जाते 40 मिनट। तो राइट आंसर इज 40 मिनट। सिंपल था कि हमें वैल्यू दी गई थी 10⁻⁶ इक्वलाई ओरिजिनल वैल्यू, फाइनल पॉपुलेशन दी गई थी 4 × 10⁻⁶ इक्वलाई। हमने फॉर्मूला पुट किया log n0 माइनस log nf बाय log n2, बस वैल्यू पुट की, log 2 की वैल्यू होती है 0.3 एंड जो आंसर आया उसकी 20 से मल्टीप्लाई, सो हमारा आंसर। उसके बाद A compound microscope has its objective with linear magnification of 10. यहाँ पे linear magnification दी है उसने 10. In order to achieve a final magnification है 100. The angular magnification of the eyepiece, हमें eyepiece की magnification निकालनी है, तो उसके लिए होगा टोटल, यहाँ पे फाइनल दी हुई है और निकालनी किसकी है, आई पीस की। तो टोटल कितनी 100, फाइनल 10 मल्टीप्लाई एक्स, नेक्स्ट स्टेप में 100 बाई 10 इक्वल टू एक्स, इनको हम डिवाइड करते हैं तो आ जाता है एक्स की पावर एक्स इक्वल टू 10। तो जो आई पीस का मैग्निफिकेशन था वो होगा 10। टोटल दी हुई थी, फाइनल थी हमारे पास, आई पीस निकालना था, वैल्यू पुट की, सिंपल। उसके बाद है द वॉल्यूम इन ml रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 350 ml ऑफ 1x बफर सॉल्यूशन फ्रॉम ए 50 टाइम्स 50x कंसंट्रेटेड बफर स्टॉक सॉल्यूशन। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, इसमें सिंपल फॉर्मूला लगेगा C1V1 इक्वल टू C2V2। C2V2, तो C1 हमारे पास है 50x एंड V1 हमारे पास है x और C2 मेंशन है 1x एंड ये था 350 ml। C1V1 is equal to C2V2, C1 is equal to 50 multiply x is equal to C2 is x and V2 is 350 ml। 1x ये था हमारे पास C2, ये है हमारे पास V2 एंड ये है C1, हमें निकालना है V1। स्टॉक सॉल्यूशन इज V1, सो सिंपल x इज इक्वल टू 350 बाई 50, यहाँ पे आ जाएगा 7। जब हमने इसको डिवाइड किया x की वैल्यू पुट रखी तो यहाँ पे आया 7 इज द राइट आंसर। उसके बाद द डेसिमल रिडक्शन टाइम DRT और D वैल्यू ऑफ ए बैक्टीरियल कल्चर इज 1 मिनट। ये मेंशन किया हुआ है 1 मिनट। इफ ए सस्पेंशन ऑफ द बैक्टीरियल कल्चर कंटेन एन इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ 10⁻⁶, तो इनिशियल पॉपुलेशन दे दी 10⁻⁶, then the time required to reduce the number of bacteria to 10 by heat treatment। तो इसमें होगा हमारे पास ओरिजिनल है 10⁻⁶ एंड फाइनल मेंशन की हुई है 10, तो इसको हम 10⁻1 लिख सकते हैं। DRT का फॉर्मूला है डेल्टा टाइम बाय N0 माइनस NF। DRT हमारे पास मेंशन थी 1 मिनट थी DRT टाइम, 1 मिनट। डेल्टा टाइम हमें निकालना है, N0 ये था 6 माइनस 10⁻1। जब हम इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा टाइम बाय
ऊपर जाके 10⁻6 माइनस 10⁻1, यहाँ पे आ जाएगा 5। सो कितना टाइम लगा यहाँ पे? 5 मिनट। सिंपल, डीआरटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा टाइम बाय एन ओ माइनस एन एफ। फॉर्मूला पुट करना है एंड हमें सब कुछ दिया हुआ था, इनिशियल पॉपुलेशन दी हुई थी, फाइनल पॉपुलेशन दी हुई थी, डीआरटी था हमारे पास, जस्ट हमें डेल्टा टाइम निकालना था। ओके, नेक्स्ट बेगो था सर। सो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। हाँ, ए वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स VNTR, locus has 15 different alleles. The number of genotype possible in a population for this VNTR is normal formula n is equal to n plus 1 by 2। n मेंशन किया हुआ है यहाँ पे 15, n plus 1 15 plus 1 by 2, 15 और 16 के मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे आ जाता है 240 बाय 2 एंड जब हम इनको कट करते हैं तो आ जाता है 120। तो कितना जीनोटाइप पॉसिबल हुआ इन ए पॉपुलेशन फॉर दिस VNTR इज ओनली 120। सो ये बायोटेक का पेपर सॉल्यूशन था 2020 IIT जैम का। अगर आपको समझ आया है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल चाहिए इसका आगे और डीपली, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।